को लेकर के हंगामा हो गया। फसल क्षति से नाराज रैयत ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है, जिसके बाद निर्माण कंपनी के कर्मियों और ग्रामीणों और प्रभावित रैयतों के बीच तीखी झड़प हो गई। देखिए, स्थिति उस वक्त और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई जब मौके पर पहुंची पुलिस और अन्य अधिकारियों को भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप यह है कि कंपनी ने बिना उचित प्रक्रिया के खेतों में जेसीबी और भारी मशीनें उतार दी, जिससे तैयार धान की फसल बर्बाद हो गई। विरोध करने पर कंपनी कर्मियों और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। और ये तस्वीर भी आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जहां बरटोली गांव में भारत माला सड़क परियोजना को लेकर के हंगामा हुआ है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ रुपेश भगत सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या ये पूरा मामला है और फिलहाल क्या अपडेट है? आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है जुमला के सदर थाना क्षेत्र के लट्ठा बरटोली गाँव का है, जहाँ लगातार जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है भारत माला परियोजना को लेकर के सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो इसमें जुमला में आए दिन देखा जा रहा है कि जो वहाँ के स्थानीय ग्रामीण है और कंपनी के बीच में बन नहीं रही है, और कहीं ना कहीं जमीन को लेकर के जो ग्रामीण है वो जमीन देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनकी जो खेती योग्य जमीन है उसको जो कंपनी है इसके द्वारा लिया जा रहा है, जिस पर वो देने को तैयार नहीं है, और लगातार दोनों के बीच में झड़प हो रही है। तो आज भी ये झड़प की घटना हुई है। और बता दें, जो ग्रामीण है, आक्रोशित ग्रामीण है, वो निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। और कंपनी के रुपेश, क्या कंपनी ने पहले नोटिस नहीं जारी किया था? जी, आपको बता दें, लगातार जो झड़प हो रही है जिससे पुलिस भी मौके पर पहुंची है, और पुलिस को भी जो ग्रामीण है उनको विरोध का सामना करना पड़ा, और पुलिस भी मौके से पीछे हट गई है। जी रुपेश, ये जानना चाह रही हूँ कि कंपनी की तरफ से जो जेसीबी चलाई गई है, क्या पहले से कोई जानकारी ग्रामीणों को दी गई थी इस बात की? जी, वहाँ पे आपको बता दें कि लगातार जो भारत माला परियोजना के तहत जो सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिस पर काम भी कराया जा रहा है, जो ग्रामीण है वो विरोध कर रहे हैं उसका, और लगातार जो काम है जेसीबी के माध्यम से चल रहा है। ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। तो खबर अब आपको देवघर से बताते हैं, जहां सारवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसूता की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। परिजनों और ग्रामीणों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। परिजनों का आरोप है कि सामान्य प्रसव के लिए 8,000 रुपए की मांग की गई थी। प्रसव के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले देवघर सदर अस्पताल और फिर रांची रिम्स रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रसव कक्ष में तैनात 2 एएनएम को निलंबित कर दिया है। और उसके बाद ये बवाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता की मौत हुई और उसके बाद ये बवाल बाहर नजर आ रहा। परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। इलाज में लापरवाही का आरोप परिजन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इलाज करते वक्त लापरवाही की है। एक नॉर्मल प्रसव था, उसमें भी पैसे की मांग की गई और उसके बाद भी जो महिला है उसकी मौत हो जाती है। चलते मतलब यहाँ का लापरवाही यही है जो नहीं होने का, लेकिन फिर भी ये लोग जबरदस्ती नॉर्मल डिलीवरी करा के पैसा लेने के एवज में उसकी जान के ऊपर खतरा पैदा करते हैं लोग। क्या यहाँ कुछ पैसा भी लेने का बात? 8,000 रुपया डिमांड किया था, 8,000 रुपया लिया है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के सवाल खड़े होने लाजमी है। क्या मरीज की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या यही है बड़े बड़े दावों की सच्चाई जो इरफान अंसारी करते हैं? कब बंद होगा जान से खिलवाड़ का खेल? ये ऐसे सवाल जो न्यूज 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। चलिए अब बात राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई कर लेते हैं और सियासी गलियारे से कर लेते हैं, जहां राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज है। 18 जून को होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। जेएमएम प्रत्याशी का भी ऐलान जल्द हो सकता है। कांग्रेस ने प्रणव झा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस को समर्थन देने पर जेएमएम फिलहाल चुप है। देखिए, जबकि जेएमएम का 1 सीट पर लड़ना तय माना जा रहा है, तो फिलहाल अभी भी कश्मकश देखी जा रही है राज्यसभा
चुनाव को लेकर के 2 सीटों को लेकर के लगातार बातचीत का दौर जारी है, जहां कांग्रेस एक तरफ ये दावा कर रही है कि एक सीट पर हमें चुनाव लड़ना है, वहीं जेएमएम फिलहाल वो सीट कांग्रेस को देने के मूड में नहीं है, या फिलहाल की ये बातचीत चल रही है। हालांकि एक सीट तो जेएमएम के लिए फिक्स है। ऐसे में अब बीजेपी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें कि जेएमएम प्रत्याशी का भी ऐलान जल्द हो सकता है, इस बात की जानकारी है। लेकिन कांग्रेस की बात करें, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने प्रणब झा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। वहीं कांग्रेस को समर्थन देने पर जेएमएम फिलहाल अभी भी चुप है, अभी भी हेमंत सोरेन के जवाब का इंतजार है। प्रत्याशी की घोषणा की बात है, उस समय पर कर दिया जाएगा, अभी समय है। हम लोगों ने सब कुछ तय कर लिया है और उसका घोषणा समय पर कर दिया जाएगा। हमारे 2 सीट जो झारखंड से 2 सीट होने का है राज्यसभा के लिए, वो दोनों सीट हमारे हैं। दोनों सीट पर हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे और दोनों ही सीट हम लोग के झोली पर आएगा। तो जेएमएम के सीनियर नेताओं से अभी तक हमारी पॉजिटिव बातचीत हो रही है अभी तक, और जहां तक उनके इशारे पे ही हमने प्रत्याशी घोषित किया है। और कंफर्म है कि एक सीट पे जेएमएम लड़ेगी और एक सीट पे जो है सो कांग्रेस लड़ेगी। उसमें हमने तो घोषणा भी कर दिया प्रत्याशी का, और उम्मीद है कि जेएमएम का भी समर्थन मिलेगा और हम दोनों, हमारा इंडिया गठबंधन के दोनों कैंडिडेट हमारा राज्यसभा में जाएंगे। राज्यसभा चुनाव झारखंड में होने जा रहा है, 2 सीट है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना उम्मीदवार देगी, इसके लिए केंद्र को सूची भेज दी गई है। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कल आ ही रहे हैं। 8 तारीख तक नॉमिनेशन का डेट है, आज 5 ही हुआ है, तो भी समय है नॉमिनेशन में। देखिए, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा है कि इससे पहले प्रणब झा का नाम किसी ने नहीं सुना था, शायद वो पहले से कोशिश में लगे होंगे, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। क्या कुछ कांग्रेस का कहना है, आपको सुनाते हैं। हम लोग तो नाम नहीं सुने थे भाई, पहला बार प्रणब झा कौन है, भाई भी बहुत दिमाग लगा रहा था, लेकिन प्रणब झा का नाम नहीं आया, तो खामोशी से काम कर रहे होंगे कांग्रेस के अंदर। लेकिन ये तो कांग्रेस का विशेषाधिकार है कि वो किसको उम्मीदवार बनाती है, उसके पार्टी का अंदरूनी मामला है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये चिंता का विषय जेएमएम को होगा, कांग्रेस को होगा, राजद को होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के आंकड़े तो हैं नहीं, तो स्वाभाविक तौर पर वो दूसरे दलों के दरवाजे को झांक रहे हैं, और गठबंधन की जो पूर्ण आंकड़े हैं उस पर उनकी नजर टिकी हुई है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी दे दिया है। हम दावे से कह सकते हैं कि महागठबंधन के आंकड़े पूर्ण हैं और दोनों सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी जीत करके आएंगे। इसी बीच देखिए, राज्य से एक और बड़ी खबर आ रही है। एक्शन मोड में है सीएम हेमंत सोरेन। आज भी समीक्षा बैठक का दौर जारी है। 11:30 बजे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक होने वाली है। 3:30 बजे से पर्यटन, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग की बैठक होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री और अधिकारी शामिल होने वाले हैं। तो सीएम हेमंत सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अलग अलग विभागों के साथ लगातार वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि फिलहाल जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पे कितनी फायदेमंद है और आने वाले वक्त में झारखंड के विकास के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है, 11:30 बजे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक होने वाली है। 3:30 बजे से पर्यटन, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग की बैठक होगी। और राज्य के रातू थाना क्षेत्र में युवक की पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इंद्रजीत साहू और विकास साहू के रूप में की गई है। वहीं मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आपको बता दें कि मदरो गांव में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वैसे में स्थिति को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे, युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। उसके बाद से ग्रामीणों में गुस्सा है। मामले में 2 आरोपी की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है पुलिस की तरफ से। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग अब ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है और उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इलाके में फिलहाल पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो रातू थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आया है। चलिए खबर अब आपको धनबाद से बताते हैं, जहां गोविंदपुर प्रखंड स्थित उदयपुर में पुश्तैनी जमीन को लेकर के एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक पहुंच गया और एक पक्ष की महिला ने अपने दिवंगत पति और ससुर की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे पक्ष ने भी मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। अब दोनों पक्षों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। तो धनबाद से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि जमीन विवाद का जो ये मामला है वो थाने पहुंचा। एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। तो जमीन हड़पने और मारपीट का आरोप भी लगाया जा रहा है। कोई क्रिमिनल केस, कोई मतलब कौन सी आला वाला केस में मेरा बच्चा को फंसाने खोज रहे हैं, मेरे को भी फंसाने खोज रहे हैं। मामला न्यायालय में जी, दोनों तरफ से केस चल रहा है। मलवा देवी भी केस किया, मेरा बेटा भी मुकुल कुमार साहब वो भी केस किया कोर्ट में। मारपीट भी, पूरा मारपीट किया। क्या नाम है उसके पक्ष का? उसका पक्ष है कुसमी देवी और उसका बेटा का नाम राजा और मिथुन, दोनों तीनों माँ बेटा मिलकर। राजा साहब? हाँ, राजा साहब और मिथुन कुमार साहब। पूरा मारपीट किया, पूरा इतना किया कि हम लोग के यहाँ आप लोग आवेदन दिए थाना में? आवेदन दिए तो बड़ा वो बोल रहा ठीक है मैं एफआईआर दर्ज करा रहा, अभी तक कुछ नहीं करा। हम लोग पानी पीने के लिए कल से खाना पीना बंद हो गया। आप लोग क्या मांगे? हम लोग क्या मांगे, मेरा चापाकल को सब मरम्मत कीजिए, मेरा बाउंड्री करा दीजिए। हम लोग का यही मांगे। तो उन लोग कौन है? आपका गोतिया है क्या? मेरा सास का भोजा है। चलिए गोड्डा से एक मजदूर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जहां रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र गए पप्पू कुमार पंडित का शव पालघर जिले में रेलवे ट्रैक के पास मिला। परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिवार का आरोप है कि घटना की जानकारी देने के नाम पर पैसे के मांग की गई और अब इस मामले में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो गड्ढा से ये मामला सामने आया है, जहां एक मजदूर की संदिग्ध मौत हो जाती है। रोजगार की तलाश में वो महाराष्ट्र गए हुए थे। पप्पू कुमार पंडित उनका नाम है, जिनका शव पालघर जिले में रेलवे ट्रैक के पास मिला। परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। परिवार का यह भी आरोप है कि घटना की जानकारी देने के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है और अब पुलिस से वो न्याय चाह रहे हैं। दूसरी बात सर, ये सदानंद पंडित ये ब्राउन शुगर का काम करता है और बहुतों लोगों को बहला फुसला कर इस तरह का काम करवाया है। मेरा लड़का मोबाइल का काम करता था और ये उन्हीं को मैंने क्या कहता है बहला फुसला कर ले गया, पता नहीं बाहर में क्या फुसला के लेके गया है। इसके बीच वो दोबारा फोन करके बोला कि मतलब पप्पू को किडनैप करके रखा 40,000 पैसा, जो 40,000 पैसा नहीं देने के कारण उन्होंने बोला कि पप्पू को भूल जा हमेशा के लिए। सदानंद पंडित मेरा बड़े भैया पप्पू कुमार पंडित को एक माह पहले बहला फुसला के उसको बाहर लेके गए। उसके अचानक वो शाम में कॉल करते हैं 2-4 रोज पहले, 8 रोज पहले कि उसका ट्रेन दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग लोकेशन पूछने के लिए खोजे तो वो बोलता है कि 10,000 पैसा दो तब बताएंगे। दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड के बाद बोकारो जिला प्रशासन अब अलर्ट हो गया है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने जिले के सभी होटलों में फायर सेफ्टी और भवन निर्माण मानकों की जांच के निर्देश दिए। इसके लिए चास और बेरमो के अनुमंडल पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। उपायुक्त का साफ कहना है कि जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर होटल बंद भी कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि जिले में 3 दर्जन से अधिक होटल संचालित हैं, जिनकी अब जांच की जाएगी। पहला तो ये है कि उनका परमिशन चेक किया जाएगा। दूसरा ये देखा जाएगा कि वहाँ फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है, किस तरह की व्यवस्था है। अगर फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट नहीं है या परमिशन के बियॉन्ड चला रहे हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से चला रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, रद्द भी कर दिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में हुई आगलगी की घटना के बाद बोकारो जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। बोकारो डीसी ने इसको लेकर एक जांच कमेटी बनाने का निर्देश दे दिया है, जिसमें बेरमो अनुमंडल में बेरमो एसडीएम और चास अनुमंडल में चास एसडीएम सभी होटलों का निरीक्षण कर फायर सिस्टम और उसके जो नियम कानून के साथ जो आदेश दिया गया है होटल बनाने का, उसकी पूरी कागजातों को खंगालने का काम करेंगे। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि जिस प्रकार से दिल्ली की घटना हुई है काफी दर्दनाक है और दुखद है। बोकारो में भी ऐसी जानकारी मिल रही है कि होटलों में फायर फाइटिंग नहीं है, जो जितने रूम बनाने के लिए आदेश था उससे ज्यादा रूम बना दिए गए हैं, या फिर एग्जिस्ट में कई तरह के सामान रखे गए हैं जिसमें लोगों को निकलने में परेशानी हो सकती है। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी है। उनका कहना है कि 15 दिन के अंदर कमेटी जांच रिपोर्ट देगी और इस पर अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे होटलों को बंद करने का भी काम जिला प्रशासन करेगी। हम कह सकते हैं कि दिल्ली की घटना के बाद बोकारो जिला प्रशासन भी सबक ले रही है और इस तरह के होटलों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। झारखंड में पीडीएस से जुड़े हजारों राशन दुकानदार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनका आरोप है कि पिछले 13 महीने से कमीशन का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि उन्हें कोई निश्चित वेतन या मानदेय भी नहीं मिलता। राशन दुकानदारों का यह भी कहना है कि लगातार बढ़ती आर्थिक परेशानियों के कारण कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने विभागीय अधिकारियों, मंत्री और राज्यपाल तक को ज्ञापन सौंप करके बकाया भुगतान और मानदेय की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर अब दुकानदारों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। आदेश होता है, आदेश को पालन करते हैं, फिर भी राज्य सरकार आग्रह करने के बाद भी कमीशन का भुगतान नहीं करना संगठन के लिए और दुकानदार के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लोग के बीच से 12-14 दुकानदार गुजर गए हैं। बहुत दिनों से नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोग ग्रीन कार्ड का मार्च तक 2026 तक भुगतान कर चुके हैं और अभी अलॉटमेंट आ गया है, उनका भुगतान हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। और एनएफएसए का दिसंबर तक का हुआ है, दिसंबर के बाद में इधर 3 महीना और 5 महीना का भी हो चुका है और कुछ लोगों का पहले 3 महीना का बाकी होगा, कुछ जो छूटे हुए थे वैसे लोगों का, तो वो सभी भारत सरकार द्वारा हम लोग को मदर सैंक्शन के द्वारा राशि प्राप्त हो गई है। हम लोग भी विद इन वीक इसको शुरू कर देंगे। और चलिए बात अब मौसम की कर लेते हैं। तो झारखंड में मानसून 17 से 20 जून के बीच एंट्री कर सकता है। केरल तट से मानसून के टकराने के बाद झारखंड में पहुंचने में करीब 12 दिन का समय लगता है। अब ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि 17 जून से 20 जून के बीच झारखंड में मानसून की एंट्री पूरी तरह हो जाएगी। हालांकि मानसून से पहले रांची समेत ज्यादातर जिलों का अधिकतम पारा बढ़ेगा। आज दोपहर के बाद रांची समेत कई जिलों में बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो देखिए, मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। मानसून को लेकर के 17 से 20 जून का यह अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि मौसम विभाग ने कि 17 से 20 जून के बीच एंट्री मानसून ले सकता है। केरल के तट से मानसून के टकराने के बाद झारखंड में पहुंचने में करीब 12 दिन का समय लगता है। में आ रहा है जिनको पसीना, थोड़ा सुकून रखिए, आ रहा है मानसून का महीना। जी हाँ, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि केरल तट से मानसून जो है ब्रेक हो चुका है और झारखंड में जो मानसून है वो 17 से 20 जून के बीच मानसून का प्रवेश हो जाएगा। ये मानसून का प्रवेश होगा संथाल के रास्ते, मतलब पहले संथाल के 6 जिलों में बारिश होगी और उसके बाद मानसून पूरे झारखंड में फैल जाएगा। बता दें कि लेकिन 17 जून से पहले क्या होगा उसको समझिए। 17 जून से पहले आपको गर्मी का एहसास होगा, मतलब पारा, अधिकतम पारा बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, आपको पसीना भी खूब चलेगा, घर में पंखा, एसी, कूलर सब चलाना पड़ेगा। लेकिन 17 जून के बाद मानसून की फुहार झारखंड में प्रवेश करेगी, आपको राहत देगी। बता दें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज 5 जून जो कि विश्व पर्यावरण दिवस है, दोपहर के बाद मौसम में बदलाव होगा और रांची समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर मानसून का इंतजार कीजिए। तारीख आपके सामने है 17 से 20 जून। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। और फिलहाल